नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इतिहास उन लोगों का लिखा जाता है जो बहादुरी के साथ लड़ते हैं। जीत हो या हार हो, लेकिन जो बहादुर होता है दुनिया उसका सलाम करती है, उसको सलाम करती है, उसको नतमस्तक होती है उसके सामने। 82-86 साल का एक शख्स, ईरान का शासक, अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देश जो अपने घमंड में चूर थे उसके सामने खड़े थे। लेकिन उसने देश की शान को बचाने के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए लड़ना कबूल किया। अमेरिका को साफ-साफ कह दिया कि अपनी हद में रहो। ईरान के लोग सरेंडर नहीं करते और ईरान के लोग झुकना नहीं जानते। और जिस तरह से मोसाद के ठिकाने को उसने उड़ा दिया, इजराइल के अस्पताल पे जैसी मिसाइल गिरी, दुनिया में तहलका मच गया। ईरान एक कह रहा है कि हम 3 साल तक लड़ने को तैयार हैं। उत्तर कोरिया जैसे देश ईरान के पक्ष में आके खड़े हो गए। चीन और रूस उसकी तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अमेरिका और इजराइल फंस गए हैं? भारत कहां खड़ा है? ट्रंप क्यों मोदी जी की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं? ये तमाम बातें मैंने आज उन पत्रकार से पूछी, जिन पत्रकार का दुनिया के बड़े-बड़े देशों में खासा दखल है। उनके लेख दुनिया के बड़े-बड़े अखबारों में छपते हैं। तमाम देशों की राजनीति का, तमाम देशों की आर्थिक स्थितियों का वो आकलन करते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अनिल शर्मा जी की। मैंने इन तमाम बिंदुओं से उनसे बातचीत की है। मैं आपको सीधा अनिल शर्मा जी के पास लेके चल रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अनिल शर्मा जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अनिल शर्मा जी आपका। आप उन पत्रकारों में से हैं जो दुनिया के तमाम देशों की बहुत स्टडी करते रहते हैं। आपके बड़े-बड़े अखबारों में लेख छपते रहते हैं, संपादकीय छपते रहते हैं। दुनिया के जो हालात हैं, दुनिया जिस तरफ जा रही है, उस विषय पे मैं आपसे विमर्श करना चाहता हूँ। ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद, ईरान और इजराइल की झड़प के बाद दुनिया के ताकतवर देशों की गोलबंदी बन रही है। ईरान के पक्ष में खुल के अब उत्तर कोरिया भी आ गया है। रूस और चीन ने भी इजराइल की निंदा करी है। भारत कहाँ खड़ा है ये समझ में नहीं आ रहा किसी को। आपको क्या लगता है कि क्या ये युद्ध एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है, या आपका विमर्श क्या है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये संजय जी देखिए, ये जो संघर्ष है, इसको संघर्ष बोलूंगा क्योंकि दोनों देशों में दूरियां बहुत हैं। जो भी हो रहा है वो एक तरह से हवाई हमले हो रहे हैं, या तो बैलिस्टिक मिसाइल चलती है या ड्रोन चलते हैं, उनके हिसाब से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है अभी तक आपने देखा होगा, मैन टू मैन कोई लड़ाई का सवाल नहीं है कि दोनों देशों में दूरी बहुत है। अगर आप देखें तो उसके अंदर जो लोगों को लग रहा था, और जो कल स्टेटमेंट आया खमैनी का, अगर आपने देखा हो तो उससे आपको पता लगा होगा, उन्होंने एक तरह से ये बोला हम युद्ध करेंगे। तो मतलब वो पीछे नहीं हटे। जबकि लोगों का मानना था कि पहले दिन, अगर मैं गलती पे नहीं हूं, तो ईरान इसराइल ने शायद कई जेटों के साथ, करीब 100-200 जेटों के साथ हमला किया था ईरान के ऊपर। पर और ये था कि ईरान बहुत जल्दी हार मान लेगा। ईरान ने हार नहीं मानी। ईरान डटा हुआ है। और कई एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं, बड़ी जो एजेंसीज हैं, जैसे रॉयटर्स हैं और भी कई एजेंसी वो रिपोर्ट कर रही हैं कि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, तब से ये बातचीत जो है अमेरिका की, ईरान की, कंटिन्यूसली फोन पे हो रही है। ये शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। और उसमें ईरान ने साफ अमेरिका को ये कहा है कि न्यूक्लियर डील के ऊपर हम बातचीत तभी करेंगे जब आप इजराइल को प्रेशराइज करेंगे युद्ध रोकने के लिए। तो मतलब ईरान पीछे नहीं हट रहा है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो या चाइना हो, या छुपे रूप से और भी कई कंट्रीज हो जो ईरान का सपोर्ट कर रही हो पीछे से, सामने आके कोई नहीं बोलता पर पीछे से सपोर्ट करते हैं। तो ईरान अभी डटा हुआ है मैदान में। और इस डटे हुए के अंदर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम दोनों देश हमारे मित्र देश हैं। सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि हम किसका साथ लें। इसलिए वो बार बार एक मुद्दे पे बातचीत करती है। वो कहती है कि आप लोग बातचीत से हर समस्या का हल हो सकता है। आपने जितने भी स्टेटमेंट देखा, वैसे भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का तो मैं बोलूं आपको, बिल्कुल भट्टा पिटा हुआ है, बिल्कुल भट्टे में जा चुकी है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है फॉरेन पॉलिसी में। आप और अपन बात कर रहे थे, प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आपने नाम लिया मुनीर का, असीम मुनीर का। उसको लंच दिया गया। और लंच क्यों दिया गया साहब? लंच क्यों दिया? लंच इसलिए दिया कि ट्रंप साहब को उनको थैंक यू बोलना था कि आपने लड़ाई रुकवाई इंडिया पाकिस्तान की। आप बताइए, कमाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से तो फोन पे बात,
और उनके जो सेना के सबसे सर्वे सर्वा हैं उनसे आप मिला के और लंच पे बात कर रहे हो। ये बताता है हमारी फॉरेन पॉलिसी में खामियां हैं। हमने जब ये ऑपरेशन सिंदूर करा, लोगों को तो पता है, मैं जानता हूं आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को नॉलेज है कौन सा कंट्री हमारे सपोर्ट में आया। और यही चीज ईरान और इजराइल के बीच में हो रही है आज की तारीख में, कि लोगों को लग रहा था कि इजराइल तो इतना तगड़ा, हाँ मैं मानता हूं ईरान में लोग हताहत ज्यादा हुए होंगे क्योंकि शायद उनका जो डोम बोलते हैं, आयरन डोम, जो रोकता है मिसाइल अटैक को और इन अटैक्स को, वो शायद ड्रोन अटैक्स को, शायद वो इतना सक्सेसफुल नहीं था जितना कि इजराइल के पास है। पर ईरान डगा नहीं, ईरान लड़ रहा है और पूरी तरह से लड़ रहा है अगर आप देखें तो अभी। और अभी मैंने आपको बताया कि उनकी साथ साथ अमेरिका से बातचीत भी हो रही है, ये कई इंटरनेशनल एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं। और ईरान उनसे भी ये कह रहा है कि हम अगर आपसे बातचीत करेंगे, मतलब अमेरिका से, तभी करेंगे जब आप इजराइल को बोलें कि ये संघर्ष पे विराम लगाए। इससे ही पता लगता है कि ईरान जो है वो अभी डगा नहीं है, अभी भी डटा हुआ है और बहुत जोर से डटा हुआ है मैदान के अंदर। संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल जी। और मुझे बड़ा हैरानी होती है, एक 82-86 साल का एक व्यक्ति जिस बहादुरी के साथ ईरान की रक्षा के लिए, ईरान के आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, उसने पूरे देश को, अपने देश को एकजुट किया, कहा कि देश की एकता अखंडता कितनी जरूरी है। पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो अमेरिका की दादागिरी है, उसने इराक में भी तो ये किया था कि अमेरिका ने कहा कि इराक रासायनिक हथियार बना रहा है, सद्दाम हुसैन की ताकत को खत्म करने के लिए हमला किया। बाद में कहा कि नहीं, हमें गलत सूचना थी, कहीं हथियार नहीं मिले। परमाणु बम की सूचना, बनाने की सूचना पर ईरान पर इस तरह हमले करवा देना। लेकिन उस 82-86 साल के उम्र के आदमी ने जिस तरह से ताकत से अमेरिका का दो टूक जवाब दिया है, उसने अमेरिका को आईना दिखा दिया कि तुम होगे कितने बड़े ताकतवर, लेकिन हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तो ईरान की इस बहादुरी का तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया सलाम कर रही है कि बहादुरी हो तो ईरान जैसी हो, और बहादुरी हो तो ईरान के जैसे लोगों की हो कि जो डरते नहीं है तानाशाही के खिलाफ, कि भाई हमारा मुल्क आप है। देखिए संजय भैया, आपको बीच में काट रहा हूं, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अभी G7 मीटिंग हुई कनाडा के अंदर, आपने उसमें भी एक चीज नोटिस करी होगी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं, उसके बावजूद ईरान डटा हुआ है मैदान के अंदर और ईरान झुक नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि यूरोपियन कंट्रीज और साथ में ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये लोग भी इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं कि आप सही कर रहे हो। उसके बाद में भी उस आदमी को, जिसकी उम्र काफी है, वो मैदान में डटा हुआ है, लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, ये हो सकता है लड़ाई कौन जीते कौन हारे, देखिए तो आगे की बात है, पर वो आदमी डटा हुआ है और हार नहीं मारा। इसीलिए मैंने आपको आज की जानकारी दी, लेटेस्ट जानकारी है कि अमेरिका और ईरान की इस संघर्ष के बाद में कई बार फोन पे बात हुई है और इसमें ईरान ने साफ कहा है अमेरिका को, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज बोल रही हैं, ये अनिल शर्मा नहीं बोल रहा है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है जो जाकर मैं खमैनी से बात कर रहा हूं और मैं बता दूं यहां पर। ये इंटरनेशनल एजेंसीज बोल रही हैं कि ऐसा हो रहा है। और ऐसा अगर हो रहा है, अगर बातचीत हो रही है और ईरान इस बात को पुश कर रहा है कि हम संघर्ष विराम तब मानेंगे जब आप इजराइल को बोलेंगे कि ये संघर्ष को खत्म करे, तो आप देखिए मतलब अमेरिका को भी जवाब दे रहा है और साथ में उन यूरोप के देशों को भी जवाब दे रहा है ईरान, जो G7 मीटिंग के अंदर जिन्होंने सपोर्ट करा था इजराइल का। ये देखिए आप बात को, इससे पता लगता है कि ईरान डटा हुआ है मैदान के अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं एक चीज और आपसे अनिल जी समझना चाहता हूं, क्योंकि आप दुनिया के तमाम देशों का अध्ययन करते रहते हैं। भारत परमाणु बम बना सकता है, पाकिस्तान परमाणु बम बना सकता है, दुनिया के तमाम देश परमाणु बम बना सकते हैं, ईरान क्यों नहीं बना सकता? ये कौन तय करेगा कि कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा? दुनिया के चंद दादागिरी वाले देश वो रासायनिक हथियारों की खेप जुटाएंगे, किसी भी मुल्क पे हमला कर देंगे कि ये रासायनिक हथियार बना रहा है इराक पे, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तय करने का लाइसेंस जो दुनिया के कुछ दादागिरी वाले देशों ने अपना लिया है, इसका क्या अंजाम होगा, इसका क्या अंत होगा? मतलब ये जिस मुल्क को चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रोन देंगे। आप देखिए संजय जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया इराक का।
इराक में क्या हुआ था कि हथियारों के चक्कर में इराक के ऊपर अमेरिका ने अटैक करा था। ये सबको पता है, सबको नॉलेज है इसकी बात की। अल्टीमेटली क्या हुआ, सद्दाम हुसैन का सफाया हुआ वहां से। क्या ये लड़ाई, ये संघर्ष, क्या ये इसलिए है कि खमैनी को हटाया जाए और ये जो न्यूक्लियर की बात करते हैं वो नहीं है? क्या ये ऐसा कुछ है? क्योंकि आप देखिए आजकल जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि जो वहां के सर्वे सर्वा हैं ईरान के, इनको छोड़ देना चाहिए। मतलब क्या ये लड़ाई सिर्फ इस चीज की है कि लीडरशिप चेंज हो? शाह के जो हैं बेटे, जो शाह थे, वालों से भी मिले थे। क्या ये लड़ाई इसलिए है? क्या ये लड़ाई इसलिए है कि न्यूक्लियर का नाम लिया जाता है? पर क्या ये लड़ाई इसलिए है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो, जैसा इराक में हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है? हम इसको गलत तो नहीं पढ़ रहे? हो सकता है हम गलत पढ़ रहे हो और ईरान इस चीज को समझ गया हो। आपने इराक की बात उठा के मुझे वही चीज याद दिलाई जो आज ईरान में हो रहा है। इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, डिमांड क्या है? अब डिमांड क्या है? अब डिमांड है कि इनको छोड़ देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अल्टीमेटली इस बात पे पहुंच गए। तो क्या ये जो संघर्ष है, क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए कराया जा रहा है? पता नहीं, क्योंकि ये समझना बड़ा मुश्किल है। कहा गया था शुरू में, जब वॉर, ये जो संघर्ष शुरू हुआ था, वो संघर्ष का नाम लिया गया था कि जितने भी न्यूक्लियर उनके ये न्यूक्लियर बनाना चाहता है वेपन ईरान, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं, उन एरियाज में अटैक कर रहे हैं जहां पर इनका न्यूक्लियर का बनाने का, यूरेनियम का कंसंट्रेशन और वो चीजें हैं, वहां पे अटैक कर रहे हैं। पर ये एकदम से बात चेंज होकर और इस पे किससे आ गई कि सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए? तो कोई ना कोई पेच तो कहीं ना कहीं है संजय भैया इसमें। और वो जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बड़ा खेल है, छोटा खेल नहीं है। ईरान में तेल बहुत है, आप समझिए इस बात को। बहुत तेल है ईरान में। असली खेल वही मैं है। एक व्लॉगर का देख रहा था, व्लॉग, ट्रैवल व्लॉगर का। वो हिंदुस्तान से गाड़ी लेके लंदन गए थे और ट्रैवल करने के लिए वाया ईरान। तो पहले की बात बता रहा हूं, थोड़े टाइम पहले की। उन्होंने तेल डलाया तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। मतलब उनके यहां इतनी कीमत भी नहीं है उसके पैसे मांगे जाएं। तो सही बात है। आपको क्या वहां तेल दिख रहा है? बहुतायत है तेल की। क्या आपको इंटरेस्ट दिख रहा है उसके अंदर? इकोनॉमिक फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं ना संजय भैया पीछे। बिल्कुल ये बिल्कुल भी समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी बिल्कुल। समझना पड़ेगा। मैंने आपको ब्लॉगर का एग्जांपल दिया, मैं खुद बड़ा अचंभित था उसको देख के। उससे पैसे लेने को मना कर दिया उसने कि मुझे नहीं चाहिए, टंकी फुल कर दी उसने गाड़ी की। तो बिल्कुल ठीक बात ऐसे है। जो केसेस हैं ये इकोनॉमिक भी तो हो सकते हैं ना। सिर्फ हम इसको एक ही तरफ क्यों देख रहे हैं? इकोनॉमिक हो हाँ, सकते हैं, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं इसमें। मुझे तो अनिल जी लगता है कि इकोनॉमिक ही ज्यादा है। ये जो अमेरिका की नीतियां हैं कि अपना हथियार बेचो, लोगों के संसाधन पे कब्जा करो, ये कोई आज की नहीं है, तो बहुत पुरानी है। अमेरिका को सब जानते हैं कि किस तरह वो अपनी, चूंकि अमेरिका की हालत खस्ता है आर्थिक तौर पर, तो मुझे लगता है कि वो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वो इसी तरह अपनी नीतियों का विस्तार करना चाहता है। इसी तरह वो चाहता है कि तेल के कुओं पे कब्जा करे, इसी तरह लोगों के विस्तारवादी नीतियों से हट पे। ये बड़ा कारण अमेरिका का हो सकता है। आज ईरान ने इजराइल के अस्पताल पे कल एक मिसाइल गिराई। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं निंदा करता हूँ कि अस्पताल में बेगुनाह होते हैं, बेकसूर होते हैं। लेकिन वो लोग जो आज निंदा कर रहे हैं अस्पताल में मिसाइल गिरने की, वो तब खामोश हो गए जब गजा में सैकड़ों हजारों बच्चे दवाओं के वो इलाज में भूख के मारे तड़प तड़प के मर गए। वहां खाना मांग रहे थे लोग और इजराइल उस पर हमले कर दे रहा था, गोलियां चला दे रहा था। गजा में खाने की सामग्री नहीं पहुंचने दे रहा था। इजराइल का जो क्रूर चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है, इजराइल का जो बीभत्स चेहरा देखा है, अमेरिका की नीतियां देखी हैं, इन देश के शासकों को तरस नहीं आता। सैकड़ों बच्चों की मौत इनको कलेजे को ठर्रा नहीं देती है। अनिल जी, इन लोगों को नींद कैसे आती होगी? ये ट्रम्प साहब, ये नेतन्याहू, इनको इनको नींद कैसे आती होगी? इनको खौफ नहीं लगता होगा कि कोई ताकत है ईश्वर नाम की, वो केवल किसी के कुओं पे, किसी के तेल पे, किसी की जमीन पर कैसी दुनिया ले आए हैं ये लोग, इतनी नफरत की दुनिया ले आए हैं। इसका अंत कहाँ होगा? अंत बड़ा मुश्किल है। आपने अभी जो टॉपिक उठाया, कल भी गाजा पे करा गया था अटैक इजराइल के द्वारा।
इजराइल ऐसा नहीं है कि ईरान से ही कर रहा हो, अभी अभी वो गाजा पे भी कर रहा है। उनके जो जो पहले कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं वो। तो शायद मैंने कहीं ट्रम्प का स्टेटमेंट पहले पढ़ा था कि गाजा को फ्लैटन अप करके रिजॉर्ट जैसा बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ शायद कहा था। मैं माफी चाहूंगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो लोगों से, दर्शकों से, या आप चाहें तो देख लीजिएगा बाद में, एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। तो मेरे को ये लगता है कि इसका अंत नहीं है, ना तो अमेरिका को नजर आ रहा है, ना यूरोप को नजर आ रहा है, ना इजराइल को नजर आ रहा है। और जो अत्याचार है वो काफी हो रहे हैं उस लेवल पे, खास तौर से गाजा के ऊपर काफी अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, ये लड़ाई इज़राइल ईरान की हो रही है। इस बीच में ट्रम्प साहब हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी बैंड क्यों बजा रहे हैं? मतलब मेरे ख्याल से 11 साल में प्रधानमंत्री का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ होगा। हमारी विदेश नीति इतनी फ्लॉप कभी नहीं हुई होगी। क्या कारण है कि क्यों भारत सरकार समझ नहीं पा रही कि उसके संग इतना बड़ा खेला हो रहा है कि सरकार मुँह दिखाने लायक नहीं बच रही है? ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। फॉरेन पॉलिसी में आप देख लीजिए, मैंने आपको असीम मुनीर का पहले एग्जांपल दे दिया। उनको तो लंच पे बुलाया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर से तो फोन पे बात करी गई। बात करने के बाद में भी वो बाहर निकल के फिर बोल रहे हैं मैंने वॉर रुकवाई, मैंने लड़ाई रुकवाई, मैंने करा। और आज वो असीम मुनीर को खाना खिला के बोल रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी और लड़ाई को रोका, संघर्ष को रोका जो आप और हिंदुस्तान के बीच में हो रहा था, इसलिए मैंने उनको लंच में बोला। अरे आपकी फॉरेन पॉलिसी तो आप मुझे बताइए, किस देश ने ऑपरेशन सिंदूर में आपके पास खड़े होकर बोला? किसी ने नहीं बोला। सिर्फ एक कंट्री था, इजराइल, जिसने आपको सपोर्ट करा था, वो भी सिर्फ बोल के करा था। बाकी किसने करा था? आपको डेलीगेशन भेजने पड़े जगह जगह। आज ये हालत है, मोदी जी पता ही नहीं 80 से ज्यादा कंट्री घूमा है, कौन सी कंट्री सामने आके बोली कि हम आपके साथ हैं? ये इस पे क्या क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए? क्यों नहीं उठना चाहिए? हमारी फॉरेन पॉलिसी का, अरे हमारे पड़ोसी हमारा साथ नहीं देते। हमारा पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान, उसको तो छोड़िए, हम उसको गिनते ही नहीं, वो तो हमारा सपोर्ट करेगा भी नहीं, और हम गिनते भी नहीं पाकिस्तान को। बांग्लादेश जैसे छोटे कंट्री हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, नेपाल भी नहीं बोला, बर्मा भी नहीं बोला, भूटान भी नहीं बोला, लंका भी नहीं बोला। आप बताइए किस तरह की फॉरेन पॉलिसी थी हमारी? हम पहलगाम अटैक को टेररिस्ट अटैक प्रूव करने के लिए कोई कंट्री सामने नहीं आई। ये क्या हो रहा है आखिर? कहां पे गड़बड़ हो रही है फॉरेन पॉलिसी? और इसको ठीक करने के लिए क्यों कुछ नहीं करा जा रहा? ये सवाल बहुत बड़े हैं और इन सवालों का जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। अरे कहां गए वो 4 आतंकी जिन्होंने मारा था? उनका तो पता ही नहीं है, उन पे कोई बात ही नहीं करता, नेशनल चैनल तो बात ही नहीं करती, गोदी मीडिया कहां बोलता है उनके बारे में कुछ भी? वो 4 आतंकी जिन्होंने मारा था वो कहां है? किसको पता है? इससे पहले भी जो अटैक हुआ था पुलवामा वाला, उसमें भी कहां पता लगा किसी का? तो ये मैं फॉरेन पॉलिसी के साथ में मैं इंटेलिजेंस में भी क्वेश्चन उठा रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी तो मैं मानता हूं फेलियर है। कौन सा कंट्री ऐसा है जो आज आपके सपोर्ट में खड़ा हो, जाके गले मिलते हैं? मैं इसको एक नाम देता हूं संजय भैया, मैंने नाम दिया हग डिप्लोमेसी। हग अंग्रेजी में कहते हैं ऐसे गले मिलना, झप्पी पाना। मोदी जी झप्पी पाते हैं सबको, पर वो झप्पी पाना सक्सेसफुल नहीं हो रहा, हग डिप्लोमेसी सक्सेसफुल नहीं हो रही। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं इसको हर समय झप्पी पाना वाली डिप्लोमेसी बोलता हूं। फॉरेन डिप्लोमेसी झप्पी पाने से नहीं चलती है। फॉरेन डिप्लोमेसी में आपको कई चीजें करनी पड़ती हैं। अमेरिका रोजाना बोल देता है, 14-15 बार बोल दिया ट्रंप कि मैंने रुकवाई। आप कहते हो आपने तो रुकवाई नहीं, वो तो बोल रहा है खड़े होके, कल भी बोल दिया वो तो। आप क्या जवाब दोगे? आप मतलब कोई कोई नेशन, कोई कंट्री आपके लिए सपोर्ट में नहीं आया। साइप्रस, मुझे लगता है जो मोदी जी गए वो भी प्रोग्राम को सेट करा गया शायद, क्या पता। तो मुझे ये लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में हमें सुधार की बहुत जरूरत है आज की तारीख में। जयशंकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, जबकि डिप्लोमेट थे पहले, उनको तो बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए थी, हमें मानते थे। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। और हिंदुस्तान की पॉलिसी, अरे इंदिरा गांधी को याद कीजिए, जवाहरलाल नेहरू को याद कीजिए, नाटो होता था आपको याद हो तो, फिदेल कास्ट्रो कितना सपोर्ट करते थे आपको याद हो तो, क्यूबा वाले अपनी बहन मानते थे इंदिरा गांधी को। क्या क्या उस टाइम फॉरेन पॉलिसी होती थी? कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी तो है संजय भैया इस फॉरेन पॉलिसी के अंदर।
ये पता करना हमारे डिप्लोमेट्स का काम है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है। वो पता करें कि कहां कमी रह गई और क्यों नहीं हो पा रहा है सही। बिल्कुल ठीक बात है अनिल भैया। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो आपको क्या लगता है भारत और पाकिस्तान में किसको फायदा हुआ है इससे, भारत को या पाकिस्तान को? देखिए, अगर आप ग्राउंड पे देखें तो मैं मानता हूं कि भारत सेना के हिसाब से अगर आप देखें, हम जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सेना के शौर्य को सलाम, बहुत बड़ा सलाम। सेना ने अपना काम बिल्कुल ढंग से करा, अच्छा करा, प्रिसाइज करा, जहां मारना था वहां चोट पहुंचाई। पर जब फॉरेन पॉलिसी आया तो मुझे लगता है कि हमें डेलीगेशन भेजने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें लोगों को बताना पड़ा कि हमारे साथ क्या हुआ और हमने क्या किया। ये हमें बताना पड़ा आपके जा जाकर। और उस पीरियड के अंदर आईएमएफ से लोन भी मिल गया पाकिस्तान को, रशिया से भी मिल गया सहारा पाकिस्तान को, कुछ रशिया ने भी दिया था। तो आप बताइए, मतलब पॉलिसी कहां सक्सेसफुल हुई फॉरेन पॉलिसी? आईएमएफ पे रोकना चाहिए था ना आपको, फंडिंग को रोकना चाहिए था आपको आईएमएफ में। अगर आपके पास पावर था, आपके साथ और देश थे, तो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करके रोकना चाहिए था। सेना ने अपना काम करा। सेना से हमें कोई, बिल्कुल राष्ट्रभक्त है, हम भी देशभक्त हैं। सेना ने पूरा काम करा, हम सेना के साथ हैं। बिल्कुल ठीक पर बात हम है। फॉरेन पॉलिसी में जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल ठीक बात। एक आखिरी सवाल अनिल जी, ट्रम्प साहब का ऐसा क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने, कौन सी ऐसी भैंस खोल ली है उनकी? ट्रम्प साहब मोदी जी के इतने पीछे क्यों पड़ गए हैं? पहले भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस कर रहे हैं, भेज रहे हैं, किसी दुनिया के देश के नहीं भेजा। फिर भारतीय छात्र की पिटाई हो रही है, फिर बार बार वो 18-19 बार कह चुके कि मैंने समझौता कराया, मैंने समझौता कराया। मोदी सरकार ने तो तब बयान दिलाया कि मध्यस्थता नहीं कराया जब मुनीर को लंच पे बुला लिया, लगा मोदी जी को अब कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर ये बात थी तो पहली के दिन कह देना चाहिए था। इतने दिन खामोश है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी कमजोर नस दबा ली है मोदी जी की, तो मोदी जी खुल के ट्रंप का विरोध नहीं कर पा रहे, और ट्रंप ऐसा क्यों बिगाड़ रहे हैं? मोदी जी का बिल्कुल फजीयत करा रहे हैं। 11 सालों में इतनी फजीयत कभी नहीं हुई, कारण क्या है इसका? मैं आपसे यही बोला ना। आप देखिए, ट्रम्प साहब ने जब अपना वो ओथ ली थी, तब भी कहां बुलाया गया था मोदी जी को? तब भी नहीं बुलाया गया। और G7 के अंदर भी आखिरी दिनों में आपके पास इनविटेशन आया है अटेंड करने का। ट्रम्प साहब का आपने क्या बिगाड़ा? ये तो मुझे लगता है तब से शायद ट्रम्प साहब नाराज हो गए जब ये मोदी जी बाइडेन के पास गए थे मिलने के लिए, जब वो प्रेसिडेंट थे, और ट्रम्प साहब ने अनाउंस करा था कि मेरा फ्रेंड मोदी आ रहा है, मेरे से मिलेगा, तब ये मिले नहीं थे। शायद वो गुस्सा अभी तक चला आ रहा है, और उसकी वजह से दिक्कतें बहुत आ रही हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, खास तौर से अमेरिका की तरफ से। और बार बार वो छेड़ देते हैं राग कि 18-19 बार आपने बोला एक ही बात कि मैंने समझौता कराया, बार बार ये राग छेड़ देते हैं। तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली समझौता कराया किसने, क्या इसके बीच में ट्रम्प थे, क्या अमेरिका था? अगर था तो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फिर तो आप, मैं कल किसी का स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था, माइकल कुगलमैन है जो इस पे नजर रखते हैं पूरा का पूरा एक्टिविटीज के ऊपर। उन्होंने भी यही पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी को साइडलाइन करने की कोशिश की गई। मोदी जी को साइडलाइन भी करा गया। 35 मिनट बात करी फोन पे, मैं मानता हूं 35 मिनट बात करी, पर वो बात क्या हुई उसका सिर्फ सार जो था वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने आगे आकर दिया, पर उसी को काट दिया उन्होंने तो फिर बोल दिया मैंने समझौता कराया। तो कहीं ना कहीं कोई रग तो पकड़ ली है, और वो रग ऐसी पकड़ी है कि वो बार बार उसको चलाते रहते हैं रिकॉर्ड जैसे, और वो मोदी जी के लिए प्रॉब्लम खड़ी करते जाते हैं। संजय भैया, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपने मुझे इतना समय दिया, मुझसे बातचीत की, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये थे अनिल शर्मा जी, और पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको लगता है तथ्यों से भरी हुई ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा, ये हमारा हौसला बढ़ाता है। शुक्रिया, थैंक यू।